वेलकम मेंबर्स, आज की हमारी साईफाई मूवी है द टुमारो वॉर। ये मूवी कल ही रिलीज हुई है और इसकी कहानी फ्यूचर के 2051 में हुए एलियन हमले के ऊपर बेस्ड है। और अब इस एलियन वॉर के बाद धरती पर 5 लाख से भी कम इंसान जिंदा बचे हैं और फिर 2051 के लोगों को पास्ट में जाकर अपने पूर्वजों से मदद मांगनी पड़ती है इस एलियन हमले में एलियंस को हराने के लिए। और इसी वजह से आप कई बार इस मूवी के अंदर टाइम ट्रेवल भी देखेंगे। तो चलिए मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 2051 से, जहां पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया बुरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और बहुत सारे सोल्जर्स आसमान से नीचे गिर रहे हैं, जिनमें से काफी सारे मारे जाते हैं और कुछ बच जाते हैं जो पूल के अंदर गिर जाते हैं। और इन्हीं जिंदा बचे सोल्जर्स में से एक होता है डैन। अब इसके बाद सीन कट होता है और स्टोरी जाती है 28 साल पीछे, यानी कि 2022 में। और यहाँ पर हम एक और बार फिर से डैन को देखते हैं, जो पहले आर्मी के लिए काम करता था और आजकल रिसर्च लैब में जॉब ढूंढ रहा है और साथ ही वो कैलिफोर्निया के लोकल हाई स्कूल के अंदर बायोलॉजी टीचर भी है। अब हम देखते हैं कि डैन के घर पर क्रिसमस पार्टी चल रही है और यहाँ पर हम डैन की वाइफ एमी और उसकी बेटी म्यूनी से मिलते हैं। और इन तीनों को देखकर साफ पता चलता है कि ये एक हैप्पी फैमिली है, लेकिन इस हैप्पी फैमिली के साथ ही डैन अपने डैड से बहुत ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि उसके डैड डैन और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डैन, उसकी फैमिली और बाकी सारे मेहमान टीवी पर मैच देख रहे होते हैं और तभी उनके टीवी में ग्लिच आ जाता है। और इसके बाद हम स्टेडियम में देखते हैं कि ब्लू रेस के साथ एक पोर्टल खुलता है और इस पोर्टल के अंदर से काफी सारे सोल्जर्स बाहर आते हैं। और इन सोल्जर्स के बाहर आने के बाद इन सोल्जर्स की बॉस लेफ्टिनेंट हर्ट बाहर आती है और वो लाइव टीवी पर पूरी दुनिया से मदद मांगते हुए बोलती है कि हम भविष्य से आए हैं और हमें आपकी मदद चाहिए। भविष्य में एलियंस ने धरती पर हमला कर दिया है और अब दुनिया में सिर्फ 5 लाख लोग ही जिंदा बचे हैं। वो बहुत सारे हैं और उनको हराने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। अब ये सीन यहीं कट हो जाता है और इसके बाद कहानी 11 महीने और आगे बढ़ती है और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्यूचर से आए लोगों की मदद के लिए दुनिया भर की सरकारों ने हाथ मिला लिया है, जिसके बाद दुनिया भर की सरकारें अपने अपने सोल्जर्स को फ्यूचर के लोगों की मदद करने के लिए जंग पर भेज रही है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जो सोल्जर्स जाते थे उनमें से लगभग ज्यादातर मारे जाते थे और पास्ट की सरकारें अपने सभी सोल्जर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सभी सोल्जर्स टाइम ट्रेवल करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते थे। और अब सोल्जर्स की कमी की वजह से ही आम नागरिक भी इस जंग में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डैन अपने स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा है और तभी डैन के फोन पर एक मैसेज अलर्ट आता है, जिसको पढ़ने के बाद डैन अपने नियरेस्ट फ्यूचर आर्मी बेस पे पहुंच जाता है और वहां पर डैन का डीएनए स्कैन करके पता चलता है कि डैन कैपेबल है। और यहाँ डैन का डीएनए स्कैन करके पता चलता है कि डैन की मौत आने वाले 7 सालों में हो जाएगी, यानी कि डैन 2030 तक मर जाएगा। और फिर डैन आर्मी को फ्यूचर में लड़ने के लिए सेलेक्ट कर लेती है। और फिर इसके बाद एक डॉक्टर डैन के हाथ पर एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बांध देता है, जिसकी मदद से डैन फ्यूचर के अंदर टाइम ट्रेवल करेगा। अब इसके बाद एक सोल्जर डैन के पास आती है और उसे बोलती है कि अगर आपने भागने की कोशिश करी तो इस बैंड के जरिए हम आपको ढूंढ लेंगे और फिर आपको जेल हो जाएगी। और आपको जेल होने के बाद आपकी फैमिली से किसी अडल्ट पर्सन को इस जंग के लिए भेजा जाएगा और जैसे ही आप अपने मिशन को कंप्लीट कर लोगे वैसे ही आपका ये बैंड भी उतर जाएगा। अब यहाँ पर हम ये चीज समझ पाते हैं कि फ्यूचर की आर्मी सिर्फ उन्हीं लोगों को सेलेक्ट कर रही थी जो फ्यूचर में शुरू हुई जंग से पहले ही मर चुके थे। और ऐसा फ्यूचर की आर्मी सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि वो टाइम पैराडॉक्स से बच सके। और टाइम पैराडॉक्स से बचने के लिए ही सिर्फ उन्हीं सोल्जर्स को फ्यूचर से इस समय में भेजा गया था जो इस समय में अब तक पैदा ही नहीं हुए थे। और इसी वजह से फ्यूचर के सोल्जर्स ज्यादातर यंग एज के थे। अब इसके बाद डैन को सिर्फ 24 घंटे दिए जाते हैं अपनी फैमिली से मिलने और अपने सभी जरूरी काम को निपटाने के लिए। अब इसके बाद डैन अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे जंग में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं गया तो उसकी फैमिली से किसी और को लेके जाया जाएगा। और ये सब सुनने के बाद डैन की वाइफ बोलती है कि हम कहीं भाग जाते हैं और ये बैंड भी तुम्हारे फादर तो निकाल ही देंगे तुम्हारे हाथ से। और अपनी वाइफ के काफी ज्यादा फोर्स करने की वजह से डैन अपने डैड के पास जाता है और उनसे उस बैंड को निकालने के लिए बोलता है। जिसके बाद डैन के डैड जेम्स जब उस बैंड को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी डैन और उसके डैड के बीच बहस हो जाती है और इसी बहस की वजह से डैन उस डिवाइस को निकलवाने से मना कर देता है और फिर अपने घर आकर अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं जंग में जाऊंगा क्योंकि मुझे फ्यूचर के लोगों को बचाना है। अब इसके बाद डैन की वाइफ बोलती है कि देखो मैं तो समझ जाऊंगी, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी को समझाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद डैन अपनी बेटी के पास जाता है और उसे बोलता है कि बेटा मैं 1 हफ्ते के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ। जैसे ही म्यूरी ये बात सुनती है वो तुरंत बोल देती है आप जंग के लिए जा रहे हैं ना। और ये सुनने के बाद डैन म्यूरी से प्रॉमिस करता है कि वो 7 दिन के बाद जरूर जिंदा लौटेगा। और फिर म्यूनी अपने डैड के किए प्रॉमिस पे भरोसा करके उसे जाने के लिए बोल देती है। अब इसके बाद डैन फ्यूचर के आर्मी बेस पे पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है चार्ली से। चार्ली एक बड़ी कंपनी के अंदर एक अच्छी पोजीशन पर होता है, लेकिन अब चार्ली डैन के साथ उसकी ही टीम में था। और अब यहाँ पर नए आए सोल्जर्स को बताया जाता है कि आपको 2 टीमों में डिवाइड करा जाएगा। पहली होगी टीम डी फोर्स, दूसरी होगी टीम आर फोर्स। टीम डी फोर्स का काम होगा उन एलियंस से लड़ने का और आर फोर्स का मेन काम होता है उन एलियंस पर रिसर्च करके उन एलियंस को मारने वाले जहर को डेवलप करना। और इन एलियंस का नाम होता है व्हाइट स्पाइक। और कुछ गिने चुने लोगों को आर फोर्स में डालने के बाद बाकी सभी लोगों को डी फोर्स में डाल दिया जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं
आपको दो बातें क्लियर कर दूं। पहली तो ये कि फ्यूचर के लोग जंग शुरू होने से ठीक पहले जाकर एलियंस को इसलिए नहीं मार सकते थे क्योंकि 2051 में भी टाइम ट्रेवल जस्ट एक सपना ही था, लेकिन जब एलियंस ने हमला करा तो किसी तरीके से एक टाइम ट्रेवल करने वाली बहुत बड़ी मशीन बनाई गई, जो मशीन समुद्र के बीचों बीच एक सेफ सिक्योरिटी जोन के अंदर रखी गई थी और ये मशीन सिर्फ 30 साल पीछे ही टाइम ट्रेवल कर सकती थी। यानी कि टाइम ट्रेवल का जस्ट एक पुल बना दिया गया था जिससे फ्यूचर के लोग जिस भी डेट में थे उस डेट से वो ठीक 30 साल पीछे ही आ सकते थे और इसी वजह से वो उस समय में नहीं जा सकते थे जिस समय एलियंस इस धरती पर आए या जिस समय एलियंस ने जंग शुरू करने की कोशिश करी थी। अब बात करें दूसरे सवाल की कि आखिर एक इंसान कितने दिन तक फ्यूचर में जंग लड़ता था, तो इसका जवाब यह है कि कोई भी पास्ट से गया हुआ इंसान सिर्फ एक हफ्ते ही फ्यूचर में रहता था और वो एक हफ्ते से ज्यादा फ्यूचर में इसलिए नहीं रह सकता था क्योंकि जो व्हाइट स्पाइक एलियंस थे वो हर 6 दिन बाद आराम करने के लिए अपने घोंसलों में जाते थे और यही वो राइट टाइम हुआ करता था जब आर्मी उन पर हमला करके उनकी तादाद को ज्यादा से ज्यादा कम कर सकती थी और इसी वजह से पास्ट के सोल्जर सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही वहां जाते थे। बैक टू द स्टोरी। अब पास्ट के अंदर एक वीक की ट्रेनिंग के बाद सभी सोल्जर्स को फ्यूचर के अंदर जंग लड़ने के लिए भेजा जाने वाला था, लेकिन तभी फ्यूचर के अंदर एलियंस ने उस आखिरी बची लैब पर भी हमला कर दिया था जिस लैब के अंदर व्हाइट स्पाइक एलियंस को मारने की रिसर्च चल रही थी और अगर वो लैब बर्बाद हो गई तो इंसानियत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी और इसी हमले की वजह से आज ही ज्वाइन हुए सोल्जर्स को बिना ट्रेनिंग के फ्यूचर में जंग लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन टाइम ट्रेवल मशीन में गड़बड़ी की वजह से सोल्जर्स को जहां लैंड होना था वहां लैंड ना होकर वो शहर के बीचों बीच आसमान से गिरने लगते हैं, जबकि टाइम ट्रेवल डिवाइस को इस तरीके से डिजाइन करा गया था कि सोल्जर्स जमीन से सिर्फ 10 फीट ऊपर से ही ड्रॉप होंगे, मगर किसी अननोन गड़बड़ी की वजह से सोल्जर्स आसमान से गिरने लगते हैं, वो भी बीच शहर में, जिस वजह से ज्यादातर सोल्जर्स मारे जाते हैं और जो कुछ गिने चुने सोल्जर्स जिंदा बचते हैं वो इस वजह से जिंदा बच जाते हैं क्योंकि वो एक बिल्डिंग के ऊपर बने पूल के अंदर गिरते हैं और जिंदा बचे सोल्जर्स में डैन और चार्ली के अलावा कुछ और सोल्जर्स भी होते हैं और इन्हीं सोल्जर्स में से एक और सोल्जर होता है डोरेन, जो 2 बार पहले भी फ्यूचर में आ चुका होता है और वो इसलिए बार बार इस मिशन पे आ रहा होता है क्योंकि उसे कैंसर होता है और वो 6 महीने बाद मरने वाला होता है। अब जब पास्ट के सोल्जर 2051 में पहुंच जाते हैं तो वहाँ की आर्मी टीम हेड रोमियो कमांडर बचे हुए सोल्जर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और फिर रोमियो की आवाज सुनकर डैन रोमियो को आंसर करने लग जाता है और अब रोमियो से बात करते में सभी सोल्जर्स को पता चलता है कि जिस शहर में ये सोल्जर्स लैंड हुए हैं उस शहर को एयरफोर्स थोड़ी देर के अंदर बॉम्ब से उड़ाने वाली है और एयरफोर्स ऐसा इसलिए करने वाली थी क्योंकि उस शहर के अंदर अब व्हाइट स्पाइक बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और अब इसी वजह से डैन की टीम के पास बहुत कम टाइम था रोमियो के दिए हुए मिशन को कंप्लीट करके वहां से निकलने के लिए। और डैन की टीम का मिशन ये था कि जिस बिल्डिंग पर वो थे उस बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर कुछ साइंटिस्ट फंसे हुए थे, उन साइंटिस्टों को निकालकर उन्हें सेफ जोन तक पहुंचाना था। और अब डैन रोमियो से मिले ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए अपनी टीम के साथ अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलता है और फिर रोड को क्रॉस करके सामने वाली बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर पहुंच जाता है। लेकिन जब डैन और उसकी टीम 7th फ्लोर पर पहुंचती है तो वो देखते हैं कि सभी साइंटिस्टों को उन एलियंस ने मार दिया है और फिर डैन उन एलियंस की मौत की खबर रोमियो को देता है। तो फिर रोमियो अपना प्लान बदलते हुए डैन को एक और मिशन देती है जिसमें डैन को साइंटिस्टों के पीसी से सारी की सारी हार्ड ड्राइव और साथ ही 12 नीली बॉटल्स लेके आनी थी जिन बॉटल्स के अंदर एलियंस को मारने का जहर रखा हुआ था और उन बॉटल्स और हार्ड ड्राइव्स को कलेक्ट करके सेफ जोन तक पहुंचने के लिए डैन की टीम के पास सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट थे। और अब डैन और डैन की टीम 12 नीली बॉटल्स और सभी हार्ड ड्राइव्स को अपने साथ लेकर बड़ी शांति से और धीरे धीरे बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और जैसे ही वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं तभी ऊपर के फ्लोर से एलियंस उन पे हमला कर देते हैं और अब एलियंस और डैन की टीम के बीच मुठभेड़ होने लग जाती है। एलियंस डैन की टीम पर हमला करने लगते हैं, डैन की टीम अपने डिफेंस में उन पर गोलियां चला रही होती है और इसी तरीके से बड़ी मुश्किल से लड़ते लड़ाते पहले तो बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और फिर वो सड़कों पर भागते भागते सेफ जोन तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। और वहीं अब रोमियो की एक रेस्क्यू टीम भी डैन की टीम को बचाने के लिए दूसरी तरफ से निकल पड़ती है, लेकिन जैसे ही रोमियो की रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है वैसे ही वो एलियंस रोमियो की रेस्क्यू टीम को बुरी तरीके से मार देते हैं और उनकी गाड़ियों को तोड़ फोड़ देते हैं, जिस वजह से अब डैन की टीम को ही अपनी जान बचानी थी और वो किसी तरीके से वहां से भागते भोगते अपनी जान बचाते हुए सेफ जोन तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो लोग सेफ जोन तक पहुंचते हैं तुरंत एयरफोर्स उस पूरे के पूरे शहर पर बॉम्बिंग करने लग जाती है और इस बॉम्बिंग के अंदर सभी के सभी एलियंस मारे जाते हैं। और क्योंकि डैन की टीम भी ठीक उस बॉम्बिंग वाले इलाके के बिल्कुल बॉर्डर पर थी इस वजह से डैन की टीम भी दूर जाकर गिरती है और वो बेहोश हो जाते हैं। और अब जो जिंदा बचे थे वो थे डैन, चार्ली और डोरेन। अब इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं डैन और उसकी टीम की आंख खुलती है एक सेफ जोन में और यहाँ पर डैन पहली बार रोमियो कमांडर से मिलता है और यहीं पर डैन को पता चलता है कि रोमियो कमांडर असल में और कोई नहीं म्यूरी है, यानी कि फ्यूचर की आर्मी की हेड और कोई नहीं डैन की बेटी थी। और डैन अपनी बेटी को फ्यूचर के अंदर जिंदा देख
देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब इसके बाद म्यूरी डैन को बताती है कि उसने MIT से बायोटेक में PhD करी है और उसके सब्जेक्ट है जीनोमिक्स और इम्यूनोलॉजी। अब जब डैन को अपनी बेटी की इतनी सारी कामयाबी पता चलती है तो डैन बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन म्यूरी डैन को बोलती है कि देखिए, आपको ये समझना होगा कि मैंने आपको पास्ट से यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया है कि मुझे अपने डैड से मिलना था या फिर मुझे अपने डैड के साथ टाइम बिताना था। यहाँ पर मैंने आपको किसी खास मकसद के लिए बुलाया है। ये सुनने के बाद डैन म्यूरी से पूछता है तो फिर बताओ मेरा क्या है वो मकसद। और फिर म्यूरी डैन को जवाब में बोलती है कि जब सही समय आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि आपका मकसद क्या है। अब इसके बाद म्यूरी डैन को एक वीडियो दिखाते हुए बोलती है कि जिन एलियंस को आपने मारा वो मेल एलियंस थे और उनको मारना बहुत आसान है, लेकिन ये जो वीडियो में आप जिस एलियन को देख रहे हैं ये एक फीमेल एलियन है और इनको मारना आसान नहीं होता। इनफैक्ट ये उस जहर से भी नहीं मरते जिस जहर से आसानी से मेल एलियन मर जाते हैं। और फीमेल एलियन जमीन के अंदर घोंसला बनाकर रहती हैं और ये बहुत ज्यादा गुस्सैल भी होती हैं और मेल एलियन इनके घोंसले की और इनको बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। और मेल एलियन ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी आगे की नस्ल को जिंदा बचाए रखना चाहते हैं। और अब आपको इसी फीमेल एलियन पर रिसर्च कर एक ऐसा जहर तैयार करना है जिससे ये सभी एलियंस मारे जाएं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। अब इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि म्यूरी की कमांड में म्यूरी की एक टीम एक फीमेल एलियन को पकड़ने के लिए जाती है और म्यूरी की टीम के साथ डैन भी होता है। और ये फीमेल एलियन को इसलिए पकड़ने जा रहे थे ताकि उसको पकड़कर वो उस पर एक्सपेरिमेंट करके एक बेहतरीन जहर बना सके जिससे सभी एलियंस मारे जा सके। और अब ये फीमेल एलियंस के घोंसले के पास पहुंच जाते हैं और फिर इसके बाद म्यूरी की टीम फीमेल एलियन के घोंसले के अंदर जाकर फीमेल एलियन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन फीमेल एलियंस उन सोल्जर्स पर भारी पड़ने लग जाती है और फिर अपनी टीम को हारता देख म्यूरी भी उस एलियन से लड़ने के लिए नीचे घोंसले में पहुंच जाती है। लेकिन वो फीमेल एलियन म्यूरी पर भी भारी पड़ रही थी और वहीं दूसरी तरफ अब मेल एलियंस अपनी फीमेल एलियंस को बचाने के लिए भी वहां पर आने लगे थे। जिस वजह से डैन भी अब उस घोंसले के अंदर कूद जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। और फिर डैन के घोंसले में पहुंचने के बाद म्यूरी, डैन और म्यूरी की टीम बड़ी मुश्किल से उस फीमेल एलियन को एक पिंजरे में कैद करते हैं और फिर उस पिंजरे को एक हेलीकॉप्टर अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। और अब इसके बाद जब म्यूरी और डैन उस घोंसले से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि पिंजरे वाले हेलीकॉप्टर के अलावा बाकी सारे हेलीकॉप्टर्स को मेल एलियंस ने बर्बाद कर दिया है। और अब डैन और म्यूरी वहां पर बुरी तरीके से फंस गए थे, जिसके बाद डैन और म्यूरी किसी तरीके से अपनी जान बचाकर आर्मी के एक ट्रक के अंदर बैठ वहां से भागने लगते हैं और म्यूरी उस आर्मी ट्रक के ऊपर लगी मशीन गन से सभी मेल एलियंस को गोली मारकर उनसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। और फिर थोड़ी देर तक गाड़ी को इधर उधर भगाने के बाद उनका पीछा मेल एलियंस से छूट जाता है और अब म्यूरी एक समुद्र किनारे पर आकर मदद के लिए फ्लायर गन को फायर करती है। और फिर इसके बाद डैन म्यूरी से बात करते हुए उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ था, मतलब मैं क्यों मरा था और मेरे मरने से पहले क्या हुआ था। और अब डैन के इन सवालों को सुनकर म्यूरी रोते हुए उस पर भड़कते हुए बोलती है कि आप हमें छोड़कर चले गए थे, आप मुझे छोड़कर चले गए थे, आप मॉम को छोड़कर चले गए थे, आप कभी भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहे। मॉम ने इतनी कोशिश करी रिश्ता बनाए रखने के लिए, मैंने इतनी कोशिश करी, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी और आप आखिरकार सबको छोड़कर चले गए। और जब मैं 16 साल की थी तब आपका एक कार एक्सीडेंट हुआ और उसमें आपकी मौत हो गई। जानते हैं मैं हमेशा से सोचती थी कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा था, लेकिन आप कभी वापस नहीं आए। और अब डैन अपनी बेटी से ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है अपने फ्यूचर को लेकर, क्योंकि ये सोचकर डैन बहुत ज्यादा डर जाता है कि जैसे उसके डैड थे वैसा वो खुद भी बन गया, जो कि वो बनना भी नहीं चाहता था। और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर एक प्रॉमिस करता है तो ऐसे हालात कभी भी नहीं आने देगा, किसी भी हाल में नहीं आने देगा। और फिर इसके बाद वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है उन्हें रेस्क्यू करने के लिए और अब वो उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर उसी पानी के अंदर बने सेफ सिक्योरिटी लैब के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर टाइम ट्रेवल की बहुत बड़ी मशीन लगी हुई थी। और अब इस लैब के अंदर पहुंचने के बाद पूरी रात म्यूरी उस फीमेल एलियन को बेहोश रखकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, उन नीली बोतल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके एक 100% खतरनाक वायरस बनाने की कोशिश करने लगती है। और अब सुबह होते होते म्यूरी को R7 नाम का एक जहर मिल भी जाता है, जिस जहर को म्यूरी एक बोतल के अंदर भर लेती है और तभी फीमेल एलियन को होश आ जाता है और वो जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए मेल एलियंस को आवाज लगा रही होती है। और जैसे ही फीमेल एलियन मेल एलियन को आवाज लगाती है वैसे ही तुरंत हजारों की संख्या में मेल एलियंस उस सेफ सिक्योरिटी लैब पर हमला कर देते हैं और फिर देखते ही देखते वो सेफ जोन को क्रॉस करके उस बड़ी सी लैब के अंदर हर जगह घुसने लग जाते हैं, उनके सामने वाली हर एक चीज को मारने लग जाते हैं, हर एक चीज को तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं। और अब जब मेल एलियंस सबसे सेफ लैब के अंदर घुस चुके थे तभी म्यूरी अपने डैड को बताती है कि उसने आखिरकार उसे वहां क्यों बुलाया है। वो बताती है कि मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि आप इस R7 जहर को लेकर पास्ट में जाकर इसका मास लेवल पर प्रोडक्शन करवाकर उन एलियंस के धरती पर आने के टाइम पर ही जंग शुरू होने से पहले इस जहर के जरिए उन सभी एलियंस को मार दें, क्योंकि यहाँ पर ना तो अब इंसान बचे हैं जो इस जहर का मास लेवल पर प्रोडक्शन कर सके और ना ही हमारे पास बाकी अदर रिसोर्सेज हैं। इसलिए आप इस जहर की बोतल को लेकर पास्ट में जाओ, इसका मास लेवल पर प्रोडक्शन करवा के रख लो और जैसे ही वो एलियंस इस धरती पर आए तुरंत इस जहर को उन एलियंस के ऊपर इस्तेमाल करके उन्हें जंग शुरू होने से पहले ही मार दो। और अब डैन ये बात सुनकर बोलता है कि ठीक है, मैं इस जहर को लेकर पास्ट में जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊंगा। अब इसके बाद डैन और उसकी बेटी वहां से निकल जाते हैं और फिर मेल एलियंस उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो फीमेल एलियन बंधक बनी हुई थी और अब फीमेल एलियन भी आजाद हो गई थी। फिर
इसके बाद मेल एलियन और वो फीमेल एलियन हर तरफ पूरी लैब के अंदर बर्बादी मचा रहे होते हैं। उनके सामने आने वाली हर एक चीज को तोड़ फोड़ रहे थे, हर इंसान को वो मार रहे थे। और वहीं डैन और म्यूरी किसी तरीके से अपनी जान बचाते हुए हेलीपैड की तरफ बढ़ रहे थे। वो हेलीपैड की तरफ इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि पास में टाइम ट्रेवल करने के लिए डैन और म्यूरी को किसी ऊंचाई वाली जगह से कूदना था और अब उनके पास ऊंचाई वाली जगह सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही मिल सकती थी। लेकिन जैसे ही डैन और उसकी बेटी हेलीकॉप्टर के पास पहुंचने वाले होते हैं, वैसे ही एक एलियन डैन की बेटी पे हमला कर देता है और डैन की बेटी घायल होकर बुरी तरीके से नीचे गिर जाती है। और फिर डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके पास जाता है और वहीं दूसरी तरफ हेलीपैड और हेलीकॉप्टर को भी एलियंस ने बर्बाद कर दिया था और अब टाइम ट्रेवल को शुरू होने में सिर्फ 3 मिनट बचे थे और डैन को कहीं ना कहीं से कूदना था। लेकिन तभी म्यूरी उससे बोलती है कि डैड, क्या प्लीज जाने से पहले मेरे पास 1 मिनट बैठ सकते हैं। और ये बात सुनकर डैन उसके पास बैठते हुए बोलता है कि तुम जब तक बोलोगी हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। और फिर तभी वो फीमेल एलियन भी उनके पास आ जाती है और अब वो म्यूरी के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगती है और इसी हमले की वजह से म्यूरी समुद्र के अंदर गिरने लग जाती है। लेकिन डैन उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी म्यूरी को एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिससे म्यूरी को पता चलता है कि टाइम ट्रेवल में सिर्फ 20 सेकंड बचे हुए हैं। और म्यूरी को ये बात अच्छे से पता था कि अगर म्यूरी ने अपने डैड का हाथ नहीं छोड़ा तो उसके डैड कभी भी टाइम ट्रेवल नहीं करेंगे। और इसी वजह से म्यूरी अपने डैड का हाथ छोड़ देती है और अब म्यूरी समुद्र की तरफ गिरने लगती है। लेकिन वो समुद्र में नहीं गिर रही थी, बल्कि वो उन हजारों एलियंस के मुंह की तरफ गिर रही थी, जिन एलियंस ने अपना मुंह ऊपर करके मुंह खोला हुआ था और थोड़ी ही देर के अंदर म्यूरी उनका खाना बनने वाली थी। और ये देखकर डैन भी म्यूरी को बचाने के लिए कूद जाता है, लेकिन तभी टाइम ट्रेवल डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और डैन अपनी बेटी को नहीं बचा पाता और अब वो टाइम ट्रेवल कर पास्ट में आ जाता है। और अब जैसे ही डैन पास्ट में आता है, वो तुरंत वहां से अपनी बेटी के पास जाता है और अपनी बेटी को कसकर गले लगा लेता है। और फिर इसके बाद रात होने पर वो अपनी वाइफ को बताता है कि मैं अपनी बेटी से मिला और म्यूरी वहां पर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल साइंटिस्ट है। इनफैक्ट उसी ने इन एलियंस को मारने का जहर भी बनाया है और वही है जो फ्यूचर की आर्मी को कमांड करती है। और अब डैन डोरेन के पास आकर को बोलता है कि हमारे पास अभी भी आखिरी मौका है उन एलियंस को हराने के लिए, हम अभी भी इस बर्बादी को रोक सकते हैं। और फिर डोरेन और डैन चार्ली के पास जाते हैं, जहाँ पर चार्ली डोरेन से मिले एलियन के नाखूनों के ऊपर रिसर्च करने के बाद बताता है कि इसके अंदर ज्वालामुखी की राख है। और फिर इस राख के ऊपर छानबीन करने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये एलियंस फ्यूचर में इस धरती पर नहीं आए थे, बल्कि ये एलियंस 1000 साल पहले इस धरती पर आए थे और ये अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आए थे, बल्कि ये तो कहीं और जा रहे थे। और रास्ते में इनके स्पेसशिप खराब होने की वजह से ये धरती पर क्रैश कर गए थे और इनका शिप क्रैश हुआ था रशिया की एक बर्फीली पहाड़ी पर। और फिर धीरे धीरे करके इनका शिप 1000 सालों की बर्फ के नीचे दफन हो जाता है। और फिर ये तीनों ये चीज पता करते हैं कि जिस बर्फीले पहाड़ के नीचे वो स्पेसशिप दफन है, वो बर्फीला पहाड़ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कब तक पिघल जाएगा। तो उन्हें पता चलता है कि वो पहाड़ 2048 तक पिघल जाएगा। और यहाँ पर इन्हें अब ये भी पता चलता है कि वो एलियन प्लान करके 1000 साल बाद उस बर्फीले पहाड़ से नहीं बाहर निकले थे, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ती हुई गर्मी की वजह से जैसे ही वो पहाड़ पिघल जाता है, वैसे ही उनका स्पेसशिप बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो एलियंस भी इस स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं और फिर वो फ्यूचर की दुनिया को खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद ये सारी जानकारी डैन, चार्ली और डोरेन यूएस गवर्नमेंट को बताती है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट इस चीज को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी और इसी वजह से वो डैन, चार्ली और डोरेन को रशिया भेजने से मना कर देते हैं। और फिर उनके मना करने के बाद डोरेन डैन से बोलता है कि अगर गवर्नमेंट हमें नहीं जाने दे रही तो क्या हुआ, हम खुद तो जा ही सकते हैं ना। और फिर इसके बाद डैन अपने डैड जेम्स के पास जाता है, क्योंकि उन्हें बिना पता लगे रशिया का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए एक प्लेन चाहिए था और उस प्लेन को उड़ाने वाला एक ऐसा पायलट चाहिए था जो बिना रडार के अंदर आए उस प्लेन को उड़ाकर उन्हें उस पहाड़ तक पहुंचा सके। और ये काम डैन के डैड के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। और फिर जब डैन के डैड डैन की सारी बात सुनते हैं तो वो भी इस प्लान का हिस्सा बन जाते हैं। और अब जब ये सारे लोग रशिया जाने के लिए तैयार होते हैं, तब इस बीच म्यूरी की भेजी हुई टीम जो पास्ट के अंदर अभी भी थी, उनकी हेड लेफ्टिनेंट हर्ट डैन के दिए हुए जहर के सैंपल से बहुत सारी जहर की बोतल बनाकर ले आती है। और अब डैन, चार्ली, डोरेन, जेम्स और म्यूरी की सोल्जर लेफ्टिनेंट हर्ट मिलकर एक प्लेन के अंदर रशिया के बॉर्डर को क्रॉस कर उस पहाड़ पर लैंड हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो उस जगह को भी ढूंढ लेते हैं जिस जगह के नीचे वो स्पेसशिप दफन था। और अब वो सारे मिलकर पहाड़ के अंदर जाते हैं और अब काफी अंदर जाने के बाद उन्हें वो जमा हुआ स्पेसशिप मिल जाता है, जिस स्पेसशिप के अंदर वो एलियंस थे। और अब जब डैन और उसकी टीम स्पेसशिप के डोर को काटकर अंदर घुसती है तो वो देखते हैं कि उन एलियंस की पूरी कॉलोनी वहां पर हाइपर स्लीप के अंदर सो रही है। और उन एलियंस के हाइपर स्लीप में सोने का फायदा उठाकर डैन और उसकी टीम एक एक करके जहर का इंजेक्शन देकर मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो कुछ एलियंस को जहर का इंजेक्शन देते हैं, वैसे ही एक एक करके सभी एलियंस होश में आने लग जाते हैं। और फिर वो सारे के सारे जोर जोर से चिल्लाकर अपने साथी एलियंस को जगाने लग जाते हैं और फिर एक एक करके पूरी कॉलोनी जगने लग जाती है। जिस वजह से डोरेन ये फैसला करता है कि डैन और बाकी सब उस स्पेसशिप से बाहर भाग जाएंगे और डोरेन बहुत सारे डायनामाइट के साथ उस पूरे स्पेसशिप को बुरी तरीके से उड़ा देगा, जिस वजह से वो सारे के सारे एलियंस वहीं मर जाएंगे। और अब इसके बाद डोरेन एक्सप्लोजिव के ट्रिगर को दबा देता है और इस धमाके में सब के सब एलियंस के साथ डोरेन और लेफ्टिनेंट हर्ट भी मारी जाती है। और अब जिंदा बचे थे सिर्फ डोरेन,
डॉरिन के डैड जेम्स और चार्ली। और अब जैसे ही डैन अपने डैड के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एक फीमेल एलियन जिंदा बचकर भाग गई है। और जैसे ही डैन को ये चीज पता चलती है तो वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि वो फीमेल एलियन प्रेग्नेंट भी थी और अगर उसने गलती से भी डिलीवरी कर दी तो इन एलियंस को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। जिसके बाद डैन और उसका डैड जेम्स मिलकर उस फीमेल एलियन को ढूंढने लग जाते हैं और फिर थोड़ी दूर तक जाने के बाद उन्हें वो फीमेल एलियन मिल जाती है। और अब वो फीमेल एलियंस पर दोनों तरफ से हमला करने लगते हैं और वो फीमेल एलियन भी अपने डिफेंस में उन दोनों पर हमला करने लगती है। और फिर थोड़ी देर तक काफी लड़ाई होने के बाद और काफी फायरिंग होने के बाद आखिरकार डैन एक जहर के इंजेक्शन को निकालकर उस फीमेल एलियन को लगा देता है। लेकिन फीमेल एलियन फैलते जहर को देखकर अपने शरीर के उस हिस्से को ही काट देती है जिस हिस्से तक वो जहर फैल रहा था, और फिर उस हिस्से को काटकर फिर से वो डैन और डैन के डैड पर हमला करने लगती है। और फिर से एक और मौका पाकर डैन एक और जहर की बोतल को निकालता है और अब डैन उस बोतल को फीमेल एलियन के मुंह के अंदर डाल देता है। और जैसे ही वो बोतल उस फीमेल एलियन के मुंह में जाता है, जहर बड़ी स्पीड से उस फीमेल एलियन के शरीर में फैलने लगता है। और अब इसके बाद चाहकर भी वो फीमेल एलियन कुछ नहीं कर पाती और देखते ही देखते वो फीमेल एलियन पहाड़ से नीचे गिरते गिरते हट जाती है और इसी के साथ सभी एलियंस मारे जाते हैं। और अब फाइनली डैन ने पूरी इंसानियत को बचा लिया था और अपनी बेटी के भविष्य को भी सिक्योर कर लिया था। अब इसके बाद अगले सीन में हम यूएस गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं जो मीडिया के अंदर आकर ये हेकड़ी मारता है, हमने उस मिशन को रशिया में भेजा था जिस मिशन के जरिए वो सारे के सारे एलियंस मारे गए थे। और वहीं अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डैन जिस डैड से बहुत ज्यादा नफरत करता था वो अपने डैड की उस नफरत को भुलाकर अपने डैड को एक्सेप्ट करके अपने डैड को अपने घर लेकर आता है और फाइनली वो अपने डैड को अपनी पोती से मिलवाता है। और डैन के डैड जेम्स अपनी पोती से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें इस चीज का एहसास होता है कि जिस समय उन्हें अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ होना चाहिए था उस समय वो हालातों से भाग गए थे। और इसी पश्चाताप की वजह से वो अपनी बेटी को हर साल क्रिसमस कार्ड भी भेजते थे, जिन क्रिसमस कार्ड को डैन ने कभी भी म्यूरी तक नहीं पहुंचने दिया था। लेकिन अब फाइनली हाल में हुए इतने सारे इंसिडेंटों की वजह से डैन को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। उसे अपनी नफरत बुलानी है अपने डैड को लेकर और अपने डैड को और अपने परिवार को अपनाना है और अपने ऑब्सेशन को भी खत्म करना है। वो ऑब्सेशन जिसकी वजह से वो भविष्य में अपनी बेटी और बीवी और अपने अच्छे खासे परिवार को बर्बाद कर लेगा। और फाइनली यहाँ पर ट्रूली डैन का परिवार एक हैप्पी फैमिली बन जाता है और अब एलियंस भी मारे जा चुके थे और डैन ने अपनी बेटी और इस पूरी इंसानियत का भविष्य भी सिक्योर कर दिया था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।